नमस्कार, मैं हूं गोविंद पंतराजू और आप देख रहे हैं द फ्री प्रेस का कार्यक्रम आपकी बात। समसामयिक मुद्दों के इस कार्यक्रम में आज हम एक बार फिर से चर्चा करेंगे देश में और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में कोरोना का जो आतंक फैल रहा है, जिस तरह से कोरोना की चपेट में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है, एक तरह से असहायता की स्थिति आम आदमी के लिए हो गई है। अगर वो बीमार होता है तो उसके पास कोई चारा नहीं है, वो एक तरह से एड़ियां रगड़ रगड़ के मरना जैसी स्थितियों के करीब पहुंचता जाता है। और राज्य की सरकार तमाम प्रयास कर रही है। उन प्रयासों का क्या उनका प्रभाव हो रहा है, क्या उनका असर हो रहा है, केंद्र की सरकार की जो कोशिशें हैं वो कितना उनका प्रभाव है, किस तरह से वो काम कर रही है, ये सब इस सब पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ हम चर्चा करेंगे इस कोरोना काल में जो जिस तरह से पंचायत का चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहा है और उसके तीसरे चरण का मतदान आज पूरा हुआ है। उस मतदान के साथ साथ अब एक चरण और बचा है और गांव में इस कोरोना के आतंक के बीच में इस चुनाव के बारे में राज्य सरकार ने भी कुछ दिन पहले एक बयान दिया था। वो बयान, उसकी भी हम चर्चा करना चाहते हैं। उस बयान में राज्य सरकार ने कहा था कि हम इस कोरोना काल में पंचायतों का चुनाव नहीं कराना चाहते थे, लेकिन हाईकोर्ट के एक आदेश की वजह से हमको इस चुनाव को कराना हमारे लिए मजबूरी हो गई थी, क्योंकि अदालत ने ये कहा था कि 30 अप्रैल तक सारी प्रक्रिया चुनाव की पूरी कर ली जाए। हम नहीं कराना चाहते। दूसरी तरफ अगर ये देखा जाए, अदालत में ये मामला गया था, अदालत ने इस पर कोई आदेश नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट तक जब राज्य के कुछ शहरों में, कुछ जिलों, 5 जिलों में जो लॉकडाउन था उसके बारे में जब राज्य सरकार उसके खिलाफ, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने गई थी, वहां भी इस बारे में किसी तरह की कोई बात अदालत की तरफ से नहीं आई। तो क्या ये एक अजब विसंगति की स्थिति नहीं है कि एक तरफ राज्य सरकार कह रही है हम अदालत के आदेश की वजह से हमको ऐसा करना पड़ रहा है, दूसरी तरफ आज मद्रास हाईकोर्ट का एक जो निर्देश है उसमें चुनाव आयोग को राज्य में कोरोना को फैलने के, कोरोना के प्रसार के लिए जिम्मेदार ठहराया गया और एक तरह से ये कहा गया है कि चुनाव आयोग के खिलाफ हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। तो इस तरह की परिस्थिति में जमीनी जो वस्तु स्थिति है वो क्या है, क्या ये जो पंचायत ये चुनाव हो रहे हैं ये उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, खासतौर पर ग्रामीण जनता के लिए एक बड़ी समस्या बन सकते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान जो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, और बहुत अनुभवी और बहुत विनम्र पत्रकार अतुल चंद्रा हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले शरद प्रधान जी आपसे। ये जो अदालत के बारे में राज्य सरकार ने कहा है कि हम नहीं चाहते थे, दूसरी तरफ राज्य सरकार ने पूरी ताकत, बीजेपी ने और राज्य सरकार ने भी एक तरह से पूरी ताकत इस चुनाव को जीतने, इस चुनाव में ज्यादा सफलता पाने के लिए झोंक दी है। क्या आपको लगता है कि राज्य सरकार का ये इस तरह का बयान वस्तु स्थिति से एकदम अलग है, और क्या इस पंचायती चुनाव की वजह से जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें कोरोना का जो आतंक है वो प्रसार ज्यादा हो सकता है? आपको क्या लगता है? गोविंद, ऐसा है, ये जो सरकार की जो दलील है कि हम अदालत के आदेश के कारण हमें चुनाव कराने पड़े, ये सिर्फ मुझे ये बड़ा हास्यास्पद लगता है, क्योंकि सरकार के लिए बड़ा आसान हो गया है कि जो अपने को कन्वीनियंट लगे, जो आदेश का अदालत का कन्वीनियंट लगे, उसके लिए तो फौरन कहते हैं साहब हम मानते हैं, और जहां लगे कि ये अदालत का आदेश हमारे जो उद्देश्य हैं, हमारे जो प्लान्स हैं उससे तालमेल नहीं खाता है, तो उसके खिलाफ हम अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। और ऐसे अपील करते हैं, कमाल की अपील हुई कि आज आदेश हुआ हाई कोर्ट का कि लॉकडाउन लगा दिया जाए, सवेरे अपील फाइल हुई और 12 बजे से पहले आदेश आ गया, स्टे हो गया। ये तो किस्मत वाले लोगों को ही मिलती है इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन ये जो है इसका बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ सुप्रीम कोर्ट के स्तर पे, और वहां के बड़े बड़े वकीलों को लेकर के इस मामले की इसमें बड़ी चर्चा है, तरह तरह के आर्ग्यूमेंट्स दिए गए, चर्चा की बातें कही गई हैं, और इसमें प्रश्न चिन्ह उठाया गया
कि किस तरीके से जो है इसमें सरकार का क्या रोल रहे और ये सब चीज़ें बातें आई हैं। तो ये बड़ा ये बहुत ही मुझे लगता है ये आर्ग्यूमेंट में कोई दम नहीं है कि सरकार के आदेश पे कर रहे हैं हम और अदालत के आदेश पे हमें चुनाव करना पड़ रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे सरकार को अंदाजा ही नहीं है कि चुनाव कराने से कोरोना के जो एक तरफ कोरोना प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने की बात करते हैं, उसका किस हद तक वायलेशन होता है, ये सरकार को लगता है जैसे पता ही नहीं। हम आपको अभी इसमें दिखाएंगे, हमारे पास विजुअल्स हैं कि किस तरीके से कोरोना के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको किस तरह से ताक पे रख दिया गया है। आज ही के विजुअल्स हैं ये, जहां चुनाव हो रहा है और ये लखनऊ और उसके आसपास के जिलों के हैं, जहां पे किसी तरीके के लिए कहीं कहीं पे मास्क कुछ लोगों ने लगाया है, लेकिन बहुत सी जगह आप देखेंगे जिस तरीके से नारेबाजी हो रही है और लोग भीड़ में चले जा रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि कोरोना नाम की चीज उस स्तर पे है ही नहीं। और ये इसमें जान लीजिए कि इसमें इससे क्या स्थिति उत्पन्न होगी वो तो कुछ समय के बाद पता लगेगा, क्योंकि हमारी जानकारी में ये आया है और तमाम खबरें भी छपी हैं इसको लेकर के कि जगह जगह से जो पंचायत में जो लोग कैंडिडेट्स हैं और जो मजबूत लोग हैं, उन्होंने अपने वोटरों को, देखिए इसमें एक ये पंचायत चुनाव में एक वोट मैटर करता है, तो दूर दूर से जो गुजरात में या महाराष्ट्र में या तमिलनाडु में या केरल में काम कर रहे हैं फैक्ट्रियों में, तो वैसे भी इसके कोरोना स्थिति की वजह से लोगों को जो है बहुत से लोग भाग ही रहे हैं वहां से वापस, तो उनको बाकायदा बुलवाया गया है, उनका खर्चा पानी भी दिया गया है कि तुम आ जाओ यहाँ पे। अब इतनी दूर से जो आ रहा है और पूरे इलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व है, लगा हुआ है, नारेबाजी कर रहा है, इलेक्शन उसके लिए कैंपेनिंग कर रहा है, वोट डालने जा रहा है, सारे कोरोना के प्रोटोकॉल्स ताक पे रख करके, तो क्या वो कोरोना स्प्रेड करने में भागीदार नहीं होगा? और आगे चल के जो स्थिति बिगड़ेगी उसके लिए ये पंचायत चुनाव भी जिम्मेदार होगा। लेकिन सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उसके लिए बड़ा आसान हो गया सरकार के लिए उसका ब्लेम डालना अदालत में। तो कितनी अजीब सी विडंबना है। एक तरफ आप कहते हैं कि साहब जो है हम सख्ती होगी, जो भी बिना मास्क के पाया जाएगा उसका फाइन लगेगा, बाकायदा लिस्ट निकली, जिलों में लोग फाइन करे गए, पूरा जो प्रमुख सचिव एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम है अवनीश अवस्थी, उनका प्रेस नोट जारी हुआ कि कितना फाइन कलेक्ट हुआ है बिना मास्क के लोगों के शहरों में। और दूसरी तरफ जिनको इलेक्शन में इन्वॉल्व किया गया है वो जैसे भी घूम रहे हों, उनके लिए कोई कानून लागू नहीं होता है कोरोना। राज्य के कई कर्मचारी संगठनों ने इस चुनाव को स्थगित करने की मांग की थी और ये कहा था कि उनको जिनकी चुनाव ड्यूटी लगती है उनके लिए किसी भी तरह की इसमें सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। कोरोना के संकट में वो किस तरह से अपने को सुरक्षित महसूस करें, इसकी सरकार गारंटी देने की हालत में नहीं है और इसलिए इस चुनाव को स्थगित कराया जाए। लेकिन स्थगित चुनाव नहीं हुआ। पिछले चरणों में हमने ये भी पाया कि कई जो चुनाव कर्मी थे वो संक्रमित हुए, कई चुनाव कर्मियों को कोरोना का प्रकोप झेलना पड़ा है। और अब जिस तरह से ये गांवों में अब 3 चरण पूरे हो गए हैं और जिस तरह से बड़ी संख्या में बाहर से प्रवासी जो लोग हैं वो वोट के लिए इस पंचायती चुनाव में, ये काफी समय से इस तरह की परंपरा रही है कि लोगों को बुलाया जाता है और गांव की मजबूरी है कि लोग अपना काम छोड़कर भी इस चुनाव में वोट डालने आते हैं। यहाँ तक कि लखनऊ में आसपास के जिलों में, जिन जिलों में जब चुनाव था, उन जिलों के जो कर्मी लखनऊ में काम करते थे, श्रमिक वर्ग के लोग, वो भी अपना काम धाम छोड़कर चुनाव में भागीदारी करने के लिए वो अपने अपने गाँव में गए हैं। और लखनऊ में और जिन बड़े शहरों में जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनकी जांच की व्यवस्था बहुत एक तरह से उसको बहुत अपूर्ण कह सकते हैं, बहुत उसमें लापरवाही हुई है।
अतुल जी, आपको क्या लगता है, क्या ये चीज बाहर से आने वाले लोगों की जांच अगर लखनऊ में ठीक से नहीं हुई तो गांव में अगर वो संक्रमित लोग जाएंगे तो क्या कितना खतरा ये हमारे ग्रामीण समाज के लिए हो सकता है, उत्तर प्रदेश के? देखिए, एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं। ये तो हम लोग ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, पंचायत चुनाव के परिप्रेक्ष्य में। श्रवण नदीम के जो जोड़ीदार थे संगीत में, वो और उनकी पत्नी कुंभ गए थे हरिद्वार। वहां से लौटने के बाद उनको कोविड हो गया और वो मर गए। अब हम जब देख रहे हैं कि कुंभ जैसी जगह में अगर लोग जा रहे हैं और संक्रमित हो रहे हैं, बंगाल में चुनाव में लोग संक्रमित हुए हैं, कितने कैंडिडेट्स मर गए हैं, कितने लोग मर गए हैं, तमिलनाडु की स्थिति भयावह हो रही है, तो हम ये कैसे मान लें कि पंचायत चुनाव से संक्रमण नहीं बढ़ेगा? बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो, या जो यहीं पर लोग भीड़ लगाए हुए हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है, तो जाहिर सी बात है वो बढ़ेंगे। अब देखना ये है कि जो व्यवस्था है उसमें कितने संक्रमित पाए जाएंगे, कितनी टेस्टिंग होगी और कितने डिक्लेयर किए जाएंगे, ये तो हमारे प्रदेश की व्यवस्था के ऊपर निर्भर करेगा। अभी एक और चीज बस हम कह दें कि जो हाईकोर्ट के आदेश को इन्होंने ढाल बनाया, तो हाईकोर्ट की एक बेंच ने आदेश दिया कि आप अप्रैल में करवाइए, और वो आदेश आपको सूट करता था तो आपने कहा हाँ ठीक है हम करवा देंगे। लेकिन दूसरी बेंच ने जब आपसे कहा कि आप पंचायत चुनाव कैंसिल कर दीजिए, तब आपने उस बात को तवज्जो नहीं दी। तो जाहिर सी बात है कि स्टेट का इंटरेस्ट पंचायत चुनाव करवाने में है। जो स्टैंड गवर्नमेंट ने बंगाल और तमिलनाडु और आसाम के चुनाव पर लिया, वही स्टैंड प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनाव पर ले लिया कि कोविड इससे नहीं फैलेगा। ये बात और है कि अब रैलीज भी कम कर दी गई, इलेक्शन कमीशन ने कर दिया, और लोगों ने भी, प्रधानमंत्री भी नहीं गए, अमित शाह जी भी नहीं गए, ममता बनर्जी ने भी आखिर में रैली नहीं संबोधित करी। तो लोगों, वो इलेक्शन कमीशन ने ही कैंसिल किया बाद में। शुरू में जो हो रहा था, अरे भाई आपने 8 चरणों में कर दिया चुनाव, ठीक है, लेकिन जब आप देख रहे हैं कि कैंडिडेट्स मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, तो 2-3 चरणों के चुनाव को आप जोड़ दीजिए, जैसे ममता बनर्जी ने कहा था। तब तक कोई उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। आखिर में आपने कुछ रैलीज, 100-150 रैलीज आपने कैंसिल कर दी। अब ये जो मद्रास हाई कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है, ये बहुत ही गंभीर ऑब्जर्वेशन है। अब ये जजमेंट का हिस्सा बनेगा कि नहीं बनेगा ये अलग बात है, लेकिन ऑब्जर्वेशन इटसेल्फ बहुत गंभीर है। तो सरकार को सोचना चाहिए कि लोगों की जान जो है वो ज्यादा जरूरी है। और ये सेकेंड वेव जब प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं ये तूफान की तरह आया हुआ है, आप हाथ फैलाए हुए हैं सारे देशों की तरफ कि हमको ऑक्सीजन दे दो, हमको वो दे दो, कहते दवाइयाँ दे दो, हमको रॉ मटेरियल दे दो वैक्सीन का, तो कम से कम पैंडेमिक को रोकने के लिए भी तो कुछ उपाय कीजिए आप अपनी तरफ से। निश्चित तौर पर जो सरकार की तैयारियां हैं उनमें भी किसी न किसी तरह की ढिलाई रही थी। पिछले वर्ष जब कोविड की हालत बहुत गंभीर स्थिति थी, तब पीएम केयर्स फंड के नाम से एक नया फंड शुरू किया गया था, और उस फंड में काफ़ी पैसा उसमें आया था, और उस पैसे में से 2000 करोड़ रुपया जो है वो 58,000 से ज़्यादा वेंटिलेटर्स खरीदने के लिए आवंटित किया गया था।
उसके बाकायदा टेंडर और सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई थी, लेकिन वो जुलाई अगस्त तक सिर्फ 40,000 के आसपास सिर्फ वेंटिलेटर पहुंचाए गए, आ पाए, जिनमें से 30,000 के आसपास अलग अलग शहरों में, अलग अलग प्रदेशों में वो भेजे गए। उनमें से बहुत सारे अभी बिल्कुल डंप पड़े हैं, क्योंकि बिहार में बहुत सारे अस्पतालों में जब वो पहुंचे तो वहां उनको इसलिए नहीं खोला गया कि चलाने वाला कोई स्टाफ नहीं था। तो उत्तर प्रदेश में भी कई जगह इस तरह की स्थिति है। खुद लखनऊ के अस्पतालों में बंद बिल्कुल वेंटिलेटर पाए गए, और वेंटिलेटर शायद एक ऐसा साधन इस वक्त था, अगर वो पर्याप्त मात्रा में होते और पर्याप्त मात्रा में उनको चलाने के लिए स्टाफ होता, तो शायद बहुत सारे लोगों की सांसें थमने से उनको रोका जा सकता था। तो इस तरह की लापरवाही या इस तरह की इसको चूक कहें, जो भी कहें, ये तो हुई है, हर स्तर पर हुई। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें और लखनऊ की बात करें, तो एक दो संतोषजनक संकेत हैं। एक तो ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में लखनऊ में पहुंच गई है उत्तर प्रदेश के, और दूसरे इलाकों में भी, बरेली, झांसी और इन जगहों में भी पहुंचाई जा रही है, मेरठ भी पहुंच रही है। तो शायद जो अभी ऑक्सीजन की स्थिति पिछले 3-4 दिन पहले थी, लोगों को ऑक्सीजन न मिलने की वजह से जान लोगों की जा रही थी, कम से कम वो स्थिति शायद अब थोड़ा बेहतर हो। दूसरा, आईआईटी कानपुर की एक गणना है, मैथमेटिकल गणना के आधार पर उन्होंने ये कहा है कि उत्तर प्रदेश के दो बड़े शहरों कानपुर और लखनऊ, इन दोनों में जो कोरोना है वो अपने पीक की तरफ है, और 30 अप्रैल के बाद ये नीचे की तरफ ये नीचे की तरफ जाने लगेगा, इसका ग्राफ नीचे की तरफ जाने लगेगा। हालांकि ये सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन के आधार पर ये अनुमान है, लेकिन लखनऊ में ही अगर सरकारी आंकड़ों पर यकीन करें तो पिछले 2 दिन में जो पीड़ित लोगों की संख्या है, कोरोना प्रभावित लोगों की संख्या है, वो थोड़ा कम होती हुई दिखाई दे रही है। तो एक इससे उम्मीद है कि ऑक्सीजन उपलब्ध है, जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है उसकी व्यवस्था हो रही है, लोगों के लिए कम से कम बेड्स का भी इस्तेमाल, जो इंतजाम है वो थोड़ा बेहतर हुआ है। और अगर डीआरडीओ का जो केंद्रीय रक्षा मंत्री की तरफ से जो प्रोजेक्ट लखनऊ में चल रहा है वो अगले 2-3 दिन में शुरू हो जाएगा, तो शायद कुछ स्थितियां सुधरेंगी। और जो केंद्रीय हज कमेटी है उसने भी ये कहा है कि उसके जितने हज हाउस हैं उनको कोविड हॉस्पिटल्स में बदला जाए, तो ये भी एक थोड़ा राहत भरा कदम है। लेकिन कुल मिलाकर राज्य सरकार का जो प्रबंधन है, शरद जी, आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, एक चीज तो हम कहेंगे कि चलिए बहुत देरी से हुई व्यवस्था, लेकिन जब तक बहुत लोग मर चुके थे, लेकिन ऑक्सीजन की व्यवस्था हुई। और जो 2 दिन 2 गाड़ियां आ चुकी हैं, पहले रोज 2 टैंकर्स आए थे 15-15 हजार लीटर के, और आज की डेट में 4 टैंकर्स हैं मौजूद, 60,000 लीटर ऑक्सीजन आज अवेलेबल है। और देखिए, ये इससे साबित हो गया है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति होने से जो मृत्यु कम हुई हैं। आज जो मैंने कलेक्ट किए हैं, सिर्फ लखनऊ के जो भैंसाकुंड, जो कि मेन शमशान घाट है, वहां पे कल लगभग 123 लाशें की अंत्येष्टि हुई थी, और आज अभी 8:30 बजे तक केवल 83 बॉडीज चली हैं। तो इससे जो आप सोच लीजिए 30-40 का जो फर्क है, वो शर्तिया इसी पे जाता है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति होने से जो है कम से कम लोगों की जान बची है। इससे ये भी साबित होता है, सरकार की बात भी झूठी साबित होती है कि जो सरकार पिछले 2 दिन से पूरे जोर से इस बात को दोहरा रही है, और कि साहब कोई ऑक्सीजन से नहीं मरा, ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा, वो भी बात सरासर गलत साबित होती है। अगर ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरे थे तो काहे से मरे थे? और आज की डेट जब ऑक्सीजन आ गई है तो नंबर ऑफ डेड बॉडीज कम हुई हैं, शमशान घाटों में प्रेशर कम हुआ है। इससे साफ जाहिर होता है कि ये जो कदम उठाया था सरकार ने, उससे बेनिफिट मिला है, लोगों की जान बची है, जो अच्छी बात है।
अब उसको जो है ये भी उसी तरीके से है कि सरकार इसको भी ना एक्सेप्ट करे तो काहे के ऊपर कहेगी कि किस वजह से मृत्यु कम हो गई। ये एक सराहनीय स्टेप इसको कहा जाएगा, लेकिन आगे भी ये मेंटेन रहे इसी तरीके से। और ये तो बात है लखनऊ की। और ये लेकिन अभी बहुत से जिले हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाई है। उसमें ठीक है, समय लगेगा क्योंकि लखनऊ आता है, फिर यहाँ से जाती डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो छोटे जिलों में अभी भी ये समस्या है। और कुछ जगह से रिपोर्ट्स आई हैं ऑक्सीजन को लेकर के मारपीट भी हुई है। ऑक्सीजन को लेके कई जगह हैं जहाँ पे कि सिलेंडर्स नहीं भर के मिल पा रहे। ये एक और अच्छा काम सरकार ने जो किया, जो पहले किसी वजह से आदेश दे दिया गया था कि जो इंडिविजुअल्स को ऑक्सीजन नहीं दी जाएगी, यानी कि जो लोग घर में इलाज करा रहे हैं, अस्पताल में नहीं गए हैं, उनको ऑक्सीजन की सिलेंडर नहीं दिए जाएंगे। ये सोच करके क्या, ये इसके पीछे धारणा शायद ये थी कि लोग होर्डिंग कर रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। केवल ये जो सोच है, यही आप सोचिए कितनी एक तरीके की ये इसमें संवेदनशीलता की कमी है। अगर 100 में अगर 2 आदमी ने होर्डिंग कर ली तो आप बाकी 98 को नहीं देंगे ऑक्सीजन। तो बहरहाल उनके लिए भी जो आपूर्ति करी गई है, ये एक अच्छा कदम है कि उन लोगों को भी ऑक्सीजन मिलेगी और मिल रही है। आज भी जो रिपोर्ट्स हैं उस तरीके के खबरें नहीं थी कि लोग लाइन लगा के खड़े हैं, ऑक्सीजन रिफिलिंग के लिए नहीं मिल रही है। ये आज की तारीख में इम्प्रूवमेंट हुआ है और अगले कुछ दिनों में इससे भी बेटर होना चाहिए। जो आपने बात कही DRDO के यानी रक्षा मंत्रालय द्वारा जो बनाया जा रहा है विशेष अस्पताल कोरोना को लेकर के, उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। जितनी जल्दी स्टार्ट हो जाए, उम्मीद ये थी कि 27 से 28 तारीख को स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए कल पता करेंगे कि अभी क्या स्थिति है वहाँ की। लेकिन उसमें जो 400-450 बेड्स लगाने की बात थी और वो रक्षा मंत्रालय के लोग, AMC के लोग उसमें लगे हुए थे, उससे इसलिए बहुत उम्मीद है कि जो आपने बात उठाई वेंटिलेटर्स की, जो वेंटिलेटर्स की जबरदस्त कमी है और वेंटिलेटर कितना जरूरी है इस आपदा में, वहाँ पे ये बताया गया था कि लगभग 300 वेंटिलेटर्स आने वाले हैं। अगर वो 300 वेंटिलेटर के बेड चालू हो गए तो समझ लीजिए कि एक तरीके का ये बहुत बड़ा सरकार ये एक रिलीफ होगा, बहुत ही बड़ा रिलीफ होगा और लोगों को इतनी बड़ी राहत मिलेगी जिसकी बड़ी सख्त जरूरत है। चलिए, कुछ उम्मीद की किरण दिखती है और इस भयानक आतंक के, कोरोना के आतंक के इस भयानक दौर में अगर हल्की भी उम्मीद है तो वो बड़ी रोशनी में बदले, ये हमको कामना करनी चाहिए और हम सबको यही मानकर चलना चाहिए। राज्य सरकार प्रयास कर रही है, चाहे थोड़ा विलंब से चीज़ें शुरू हुई हैं, लेकिन राज्य सरकार हर स्तर पर प्रयास करती दिखाई दे रही है। इलाहाबाद की एक बंद पड़ी फैक्ट्री में दोबारा से उत्पादन शुरू किया गया है और उत्तर प्रदेश सरकार ने 3000 ऑक्सीजन सिलेंडर्स का ऑर्डर उनको दे दिया है। 1 महीने के अंदर ये सारी आपूर्ति हो जाएगी, ऐसा बताया गया है। तो ये छोटे छोटे उपाय भी कोरोना का जो आतंक है उसको कम करने में मददगार होंगे। जो परिस्थितियां हैं, दवाओं की उपलब्धता लगातार बढ़ रही है और अगर ये सिलसिला बना रहा तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में थोड़ा कोरोना के आतंक से हमको मुक्ति मिलेगी। इसी उम्मीद के साथ हम आज की अपनी बात को यहीं विराम देते हैं। सरज जी, आपका धन्यवाद। अतुल जी जो हमसे जुड़े थे उनका भी धन्यवाद। और हम अपने दर्शकों से एक बार फिर आह्वान करते हैं कि वो हमको लाइक करें, हमको सब्सक्राइब करें और हमको अपने सुझावों से लगातार अवगत कराते रहें। आपकी बात में आज बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।